So good afternoon to all the dearest one. चलिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं हम बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आपने देखा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कॉजल और लेविस अप्रोच हमने देखा केमिकल बॉन्डिंग में। हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, मेटल्स देते हैं, कैसे नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, कैसे कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म्ड एंड दे आर joined together by attractive forces to form the compound. So the aim of giving electrons, of gaining electrons or of sharing to attain the stable outer shell electronic configuration यानी inert gas configuration. उसके बाद हमने आपको लिविस स्ट्रक्चर्स, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बताए। फिर हमने आपको लिविस स्ट्रक्चर्स की भी 2 एग्जाम्पल दी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्राइट आयन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हिट और ट्रायल मेथड है, आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, फिर आपको अरेंज करना है ऐसे ताकि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इवन नहीं है तो यकीनन फिर ऑक्टेट किसी एक एटम का कंप्लीट नहीं होएगा। इसकी एग्जांपल आज दी जाएगी। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैं वहीं से करूँगी जो मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर 1 को रिवाइज करके आएगा। 1-2 लिविस स्ट्रक्चर बना दिए थे, 1-2 और बना लेते हैं ताकि बिल्कुल अपन परफेक्ट हो जाएं। तो आज की क्लास के लिए आपका क्वेश्चन डलेगा, राइट द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2 आयन। CO3-2 आयन जो है ये कार्बोनेट आयन होता है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको कि CO3-2 दिस इज नॉन एज कार्बोनेट आयन, क्योंकि कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कि लिविस स्ट्रक्चर बनाइए आप कार्बोनेट आयन का, तो यू शुड नो कि कार्बोनेट आयन इज CO3-2 आयन। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें, जैसे हमने समझाया था कि सबसे पहला स्टेप है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है। तो द फर्स्ट स्टेप, टोटल नंबर ऑफ VES वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो उसके आउटर 6, तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं प्लस एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है एंड आई हैव 3 ऑक्सीजन, तो 3 × 6 18। फॉर -1 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ पर -2 चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। सो टोटल आपके पास आ रहा है 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 24 हैं। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे और हमने देखा कि इनका टोटल नंबर इवन आ रहा है, तो यानी हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई वांट टू ड्रॉ द लिविस स्ट्रक्चर। तो पहले मैं एक स्केलेटन बनाऊंगी। स्केलेटन का मतलब है मैं कार्बन लूँगी, उसके आसपास ऑक्सीजन लगा दूंगी, सपोज 3 लगा दिए मैंने। आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो चलो आपको लग रहा है ऐसा क्यों बना दिया, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। एक O यहाँ लगा दिया मैंने और एक O मैंने यहाँ लगा दिया, ये 3 ऑक्सीजन लग गए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो एक जगह ट्रिक बताई थी कि डबल बॉन्ड लगा दो। तो अपन एक काम करते हैं कि सपोज़ एक जगह हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, जैसे हमने सपोज़ यहाँ पर ये 2 लगा दिए और यहाँ ये 2 लगा दिए, डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सिंगल बॉन्ड लगाया मैंने। अब मुझे इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो मुझे ये 6 करना है ताकि ये ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। इस ऑक्सीजन के 4 हैं तो 6 and 8। नाउ इस ऑक्सीजन के पास 2 ही हैं तो 4 6 और 8। अब अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो आपको समझ में आ रहा है कि सारे 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो ऑल द 24 इलेक्ट्रॉन्स मैंने जमा दिए, ऐसे जमाए कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करा। अब अगर आप ऑक्टेट देख रहे हैं तो ये आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये आपका
दिस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सारे हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इसको ऐसे चाहो तो सिंपल वे में आप कर सकते हो उसको, यानी ये C है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ O है, ये आपने ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाया और यहाँ -2 चार्ज लगाई क्योंकि -2 CO3 के पास है, और फिर आपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने जहाँ जहाँ जितने चाहिए थे वह आपने लिखे हुए हैं, तो ये आप ऐसे बना देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गोल करके और सर्कल करके बनाओ, आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, एक जगह सिंगल सिंगल एक जगह डबल, फिर हर एटम पे देख लो कि मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आप जमा दो, फिर एंड में आप टोटल नंबर देख लो कि आपका जितना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो प्लीज़ डू द नीडफुल, और जल्दी से आप बना लें जो स्ट्रक्चर बोर्ड पे बना है। एंड आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा अच्छी तरह वो स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और आसान है। और ये ध्यान ज़रूर देना है आपको कि आपको उसके ऊपर लगाना है चार्ज, जो -2 चार्ज थी वो ब्रैकेट ऐसे बंद करके और वो चार्ज आपको लगाना है। सो इन द प्रीवियस क्लास आई हैव गिवन टू यू कार्बन मोनोऑक्साइड, आई हैव गिवन टू यू नाइट्राइट आयन जो कि NO2 नेगेटिव था, अभी मैंने आपको कार्बोनेट दिया है। घर में आप चाहें तो एक करके देख लीजिए नाइट्रेट, है ना, डू दिस इन योर होम, नाइट्रेट बना के देख लीजिएगा। मैं लिख देती हूँ नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3-1, इसका आप लिविस स्ट्रक्चर बनाइएगा ताकि आपको एक प्रैक्टिस के लिए भी कंपाउंड दे दिया जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, कॉजल लिविस के बाद हमने लिविस स्ट्रक्चर्स पढ़े। अब जो हमारा टॉपिक आज आ रहा है, जो मेन टॉपिक है आज की क्लास का, वह है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लो, उसके बाद अपन लिखेंगे और आगे एग्जाम्पल्स देंगे। आपने देखा जब लिविस स्ट्रक्चर्स बने हैं तो लिविस स्ट्रक्चर्स बनने की एक प्रॉब्लम है, एक तो इन्होंने एग्जैक्ट शेप नहीं बताया, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन यहाँ लगा दूँ कहीं भी लगा दूँ, तो एग्जैक्ट शेप मॉलिक्यूल का लिविस स्ट्रक्चर से हमें नहीं पता चला। दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या आई कि जो CO3 पे -2 चार्ज था, तो वो -2 चार्ज पूरे होल एटम पे लगा हुआ है, मॉलिक्यूल पे लगा हुआ है। मतलब -2 मुझे ये नहीं पता कि ये -2 क्या इस कार्बन पे है कि इस ऑक्सीजन पे या उस ऑक्सीजन पे या उस ऑक्सीजन पे। टू नो द चार्ज ऑन ईच एटम we require a new concept which is given by the name formal charge, because in Lewis structure the charge is given but as a whole for a polyatomic ion, poly यानी बहुत सारे एटम, एटॉमिक, polyatomic ion के as a whole चार्ज दी हुई है और मुझे एक एटम के ऊपर चार्ज चाहिए, तो मुझे फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, साइड हेडिंग डालेंगे आप फॉर्मल चार्ज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिविस का जो लिमिटेशन है वो बताऊंगी पहले, तो आप लिखेंगे, मतलब समझा चुकी हूँ मैं, बस वी आर राइटिंग नाउ। लिविस डॉट स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिविस डॉट स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। लिविस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ नहीं जानते, comma, also in case of polyatomic ion, also in case of polyatomic ion the net charge, also in case of polyatomic ion the net charge is possessed by the ion as a whole, है ना। the net charge is possessed by the ion as a whole and not by particular atom, and not by a particular atom. To overcome this, the concept of FC यानी formal charge is there. To overcome this, the concept of formal charge is there. अब आप जल्दी से, मैं आधा मिनट दे रही हूँ ताकि आप पूरा कंप्लीट कर लें जो लिखा हुआ है वहाँ पर, जल्दी से आप कंप्लीट प्लीज कर लें उसको, ओके। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फॉर्मल चार्ज इसलिए ली जा रही है, इसलिए पढ़ाई जा रही है, इसलिए अपने कोर्स में है ताकि हर एटम के ऊपर कितनी चार्ज है वो हमें मालूम हो सके, ना कि पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर एज अ होल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का साइड हेडिंग डालेंगे आप, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। इस डेफिनेशन को आपको ऐसी कैसी लिखना है, क्योंकि जब मैं समझाऊंगी फॉर्मूले से तो आपको खुद समझ में आ जाएगी डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो आप मेरे साथ साथ लिखें डेफिनेशन,
it is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in free state. It is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in a free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. So it is defined as the difference between the number of valence electrons of that atom, मतलब जो जिस भी एटम की फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस इलेक्ट्रॉन्स जो लिविस स्ट्रक्चर में उसके ऊपर आए हैं। अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा, जब एग्जाम्पल दूंगी तो पूरा समझ में आ जाएगा और डेफिनेशन के बाद फॉर्मूले से भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपने डेफिनेशन लिख ली है, बट डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है मेरी कॉपी की लैंग्वेज होना चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। अब आप डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मूला। अब हम फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको पूरा बॉक्स में भरना लिखने के बाद, क्योंकि इस फॉर्मूले से अपन अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखें आप, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या कहता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, इतना लिखें और ब्रैकेट में भर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में भरें, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, जल्दी से लिख लें इतना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर ब्रैकेट खुलेगा उसमें लिखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर्स जो होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर्स कहते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, जो जुड़े रहते हैं, जो फ्री होते हैं वो लोन पेयर्स होते हैं। तो फिर से फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम माइनस ब्रैकेट खुला टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर्स क्लोज द ब्रैकेट, माइनस हाफ फिर ब्रैकेट खुलेगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला अगर लिख लिया है तो इसको पूरे बॉक्स में भर दो। इस फॉर्मूले पे अपन अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। अब आज जो एग्जाम्पल्स देंगे हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकाली जाएगी उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो आई होप कि आपने डेफिनेशन भी डाल दी, आपने फॉर्मूला भी डाल दिया। एक लास्ट टाइम मैं फॉर्मूला पढ़ रही हूँ, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस ब्रैकेट खुला टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोज ब्रैकेट माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अब हम एप्लीकेशन अब समझाएंगे पूरा कैसे होएगा। तो आप एक क्वेश्चन डालें, डिटरमिन द फॉर्मल चार्ज, एफसी यानी फॉर्मल चार्ज, डिटरमिन DETN यानी डिटरमिन, डिटरमिन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल, जल्दी से लिख लें, डिटरमिन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल में हर एटम के ऊपर मुझे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो मैं अब निकाल के आपको बताऊंगी। तो हमें सबसे पहले ओजोन मॉलिक्यूल का लिविस स्ट्रक्चर, जब भी आपको फॉर्मल चार्ज बनाना है आपको ध्यान रहे इस बात का, प्लीज रिमेंबर, एक लाइन लिख लो आप, whenever formal charge is determined, whenever formal charge is determined, जब भी फॉर्मल चार्ज निकालना है, whenever formal charge is determined, first we have to draw the Lewis structure. First we have to draw the Lewis structure. तो अब हम ओजोन मॉलिक्यूल का लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मेरा ओजोन मॉलिक्यूल है, मुझे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड आई हैव 3, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, सो आई हैव 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है वो 18 है। नाउ मुझे जमाना है उनको। तो मुझे पता है कि ओजोन का शेप नॉर्मली ऐसा होता है, ओजोन का शेप ऐसा होता है, ठीक है।
बाद में पता चल जाएगा बेंट शेप, अभी आएंगे आगे शेप्स। मैंने कहा था अगर 2 से ज़्यादा बॉन्ड है तो एक जगह डबल बॉन्ड लगा देना, तो एक जगह मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, एक जगह मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे 18 इलेक्ट्रॉन्स को जमाना है। यहाँ पर आप देखिए ये 2 आ गए, एक बॉन्ड में 2, और यहाँ पर 4 और 2 6 हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पर क्योंकि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आई रिक्वायर 6 more electrons to complete their octet. For this 4 are already there, I require 4 to complete the octet. For this I have 6, so I require only 2 to complete the octet. So this is the sweet and simple Lewis structure of ozone molecule. कोई बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है कि मैडम अगर हमने डबल बॉन्ड इधर कर दिया और सिंगल इधर तो चलेगा, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं है, कहीं भी आप लगा सकते हो, इस साइड या उस साइड। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए। सो जब भी फॉर्मल चार्ज वही बच्चा कर सकता है फॉर्मल चार्ज जो लिविस स्ट्रक्चर बनाना जिसे आता है। तो अब आपने लिविस स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके बाद आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है अगर, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, ऑक्सीजन के नंबर दे देंगे, हर ऑक्सीजन को एक नंबर दे दिए। जैसे ये वाला सपोज ऑक्सीजन नंबर 1 कर दिए, ये ऑक्सीजन नंबर 2 कर दिए, कोई सा भी कर दो, ये ऑक्सीजन नंबर 3 कर दिए, है ना। तो आफ्टर ड्रॉइंग द लिविस स्ट्रक्चर यू कैन मार्क द ऑक्सीजन एज यू विश, कोई सा भी 1, कोई सा भी 2, कोई सा भी 3। आफ्टर दैट अब मुझे निकालना है जैसे, तो मैंने ऐसा लिखा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। ठीक है, मुझे सपोज फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑक्सीजन नंबर 1 पे। अगर मुझे ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखो आप, मैं फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री एटम यहाँ पर नहीं देखेंगे, ये लिविस स्ट्रक्चर है, लिविस स्ट्रक्चर में नहीं, फ्री एटम में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी को पता है ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो वो तो हर ही ऑक्सीजन का 6 ही रहेगा ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 6 माइनस, अभी आपने डेफिनेशन देखी थी, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लिविस स्ट्रक्चर। तो ये जो फॉर्मूला था, ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम, ये 6 आ गए, माइनस ये जो पूरा है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लिविस स्ट्रक्चर के अंदर। तो डेफिनेशन भी समझ में आ रही है। अब ये हो गया, माइनस क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो फ्री रहते हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 और 1 2 हैं, पेयर नहीं, एक एक गिनना, 2, तो -2 का समझ आया। ऑक्सीजन नंबर 1 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री 6 है और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। देख लो अच्छी तरह, अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो आप, लेकिन जल्दी से देख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, -12, फिर उसके बाद आ रहा है -12 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिनिए आप इसके पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, तो -12 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 6 - 2 4 -2 ये 3 हो गया, -3 = 1। तो अब हमें समझ में आया कि जो ऑक्सीजन नंबर 1 था उसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 1 है। ठीक है, अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑक्सीजन नंबर 2 पे। मैं यहाँ कर लेती हूँ इसको, यहाँ जगह है अपने पास। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखेंगे, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री एटम है तो 60 है सबके पास, तो यहाँ पर 60 रहेगा, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ध्यान से, बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है, 2 और 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो -4 -12 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर्स है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, तो ये भी 4 है। तो अब आप देखेंगे 6 - 4 2 और 2 - 2 0, तो ऑक्सीजन नंबर 2 पे जो फॉर्मल चार्ज आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, 0। अब हमारा बचा है ऑक्सीजन नंबर 3, तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। इसमें हम देखेंगे फिर फ्री में 6 है, माइनस है ना, 6 के बाद माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है यहाँ, तो -2
माइनस हाफ इंटू 2 4 6, तो 6 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, यहां कुछ गलती हो रही है शायद। पहला वाला देखेंगे, 6 माइनस 2 माइनस हाफ इंटू 6। लेट अस टेक इट अगेन। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं अपन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, बिल्कुल सही, माइनस, हाँ ये गलती हो रही है यहाँ कि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ, सॉरी, तो माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहा है, ये गलती हो गई थी, सॉरी, आप ठीक कर लें उसको। अगेन आई विल रिपीट। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑप्शन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द फ्री एटम 6 है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, तो 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। तो इस तरह से आप ये पूरा जल्दी से कर लें, फिर अपन एक कंक्लूजन निकालेंगे। ऑल ऑफ यू जिसका जो बचा हुआ है फॉर्मल चार्ज का वो जल्दी से लिख लेगा। सो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से हमें पता चल गया कि हर एटम के ऊपर जो मॉलिक्यूल, जैसे ओजोन दिया था, उसमें हर एटम के ऊपर क्या चार्ज है। और आपको एक चीज़ और समझ में आ रही है बहुत अच्छी, कि ओजोन के ऊपर टोटल O3 पे कोई चार्ज नहीं थी, तो वो अपन को खुद समझ में आ रहा है। ये 1 और ये -1 ये कंपनसेट हो गए और ये 0, तो मतलब टोटल नेट चार्ज ओजोन मॉलिक्यूल पे कोई सी भी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपकी डेफिनेशन याद करेंगे, फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन। एक एग्जाम्पल और मैं दे देती हूँ आपको, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अपन और कर लेते हैं ताकि अपन को बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अपन कोई सा भी क्वेश्चन आए तो अपन फॉर्मल चार्ज निकालने में परेशान नहीं हुए। जब तक मैं ये रब कर रही हूँ, आप चाहें तो जल्दी से कंप्लीट कर लें अपना काम। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन डालें अपनी कॉपी में, डिटरमिन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, डिटरमिन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन, डिटरमिन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन नाइट्राइट आयन। पिछली क्लास में आपने नाइट्राइट आयन करा था, आपको याद है या आपने करा है? इसे कहा जाता है नाइट्राइट आयन। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाया था। अब हम उसके अंदर फॉर्मल चार्जेस निकाल के देखते हैं। तो NO2 नेगेटिव का आपने जो बनाया था आपको अच्छी तरह पता है कि ये था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ आपके पास ये था और यहाँ पर आपके पास है लोन पेयर। सो दिस इज योर नाइट्राइट आयन। इसमें हमने कहा था यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाइए। अब जैसे इसको 1 दे देते हैं अपन, इस ऑक्सीजन को फॉर एग्जांपल 2 दे दें, इस ऑक्सीजन को 3 दे दें, ऐसा कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब हम सब साथ करते हैं। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ नाइट्रोजन फ्री स्टेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 5, तो फ्री स्टेट में नाइट्रोजन का 5 है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग 2 दिख रहा है मुझे, -½ इंटू बॉन्डिंग में 2 4 6, तो 5 - 2 कितने हो गए 3, -3 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे हमारी 0 आ रही है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 इक्वल टू, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 है फ्री स्टेट में, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग 6 दिख रहा है मुझे यहाँ, -½ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो ये आ जाएगा आपका -1, करेक्ट। अब आ जाइए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। अब खुद समझ आ रहा है बच्चे को कि उसकी 0 आना चाहिए। जब भी टोटल इन दोनों की 0 होगी तो ये -1, जब भी टोटल पूरे एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है। तो करके देख लेते हैं। ऑक्सीजन 3 का भी 6 रहेगा, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वही नॉन बॉन्डिंग 4, -½ इंटू बॉन्डिंग 4, ये 2 - 2 यानी इक्वल टू 0। सो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा।
आप अच्छी तरह, आई एम गिविंग यू हाफ और 1 मिनट, आप देखें, उसको लिखें, एनालाइज करें कि आपको समझ में आ गया फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट, तो इट्स वेरी गुड। हो गया। नेक्स्ट आएगा, अब जैसे अपन ने पहले दिन से हम पढ़ा रहे हैं ऑक्टेट रूल, उसकी अच्छाई, उसका कॉन्सेप्ट के हर एटम वांट टू बिकम स्टेबल बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। बट आप जानते हो केमिस्ट्री की कहानी जो चलती है वो यही चलती है कि एक चीज़ के बारे में बहुत बोला जाता है, फिर उसकी लिमिटेशन बताए जाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा, हमने उसके फ़ायदे बताए, हमने इतने सारी चीज़ें बताई उसकी। नाउ वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट हेडिंग, आप अपनी कॉपी में डालेंगे, वो हेडिंग होगी आपकी लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो अब अपनी जो हेडिंग है वो है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के क्या क्या मतलब, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छाइयाँ थी उसमें, बहुत सी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें अब देखना है। तो प्लीज़ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपी, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब इसको अपन शुरू करते हैं, या ऑक्टेट थ्योरी कुछ भी कह सकते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लिख लें पहले, फिर मैं समझा रही हूं। द फर्स्ट ड्रॉबैक और द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या मतलब हुआ इस बात का? बड़ा अच्छा लिमिटेशन और बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि अपन हमेशा कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए हर एटम के आसपास, और स्पेशली सेंट्रल जैसे कहा, ताकि ऑक्टेट रूल फॉलो हो। लेकिन वो ये कह रहा है कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, बट स्टिल दे आर हाईली स्टेबल। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, स्पेशली कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बताया उसने बताया वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है। अगर आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो सेंट्रल एटम जो है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी, बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ये एक लिमिटेशन हो गया ऑक्टेट रूल का, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो हर एटम के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो पहला लिमिटेशन जो ऑक्टेट रूल का था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम में अपन लिखेंगे इन सम molecules where the central atom contain less than 4 electrons. In some molecules where the central atom contain less than 4 electrons, 4 valence electrons कहते हैं, या 4 electrons are stable without having octet, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, जैसे BeCl2 है, ठीक है बेटा, BeCl2 इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। बट अगर आप बेरिलियम के आउटर मतलब एटॉमिक नंबर देखेंगे 4 है, तो आउटर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसके। तो हमने देखा कि अगर हम बेरिलियम बना रहे हैं तो यहाँ पर ये Cl लगाया मैंने, ये Cl है ना, अगर आप टोटल काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन वैलेंस तो बेरिलियम के आउटर शेल में 2, Cl के आउटर शेल में 7 to the 14, यानी टोटल कितने आ रहे हैं, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 16 में से 2 और 2 4 यहाँ आ गए, इसको ऑक्टेट करने के लिए ये 6 यहाँ आ गए, ये 6 यहाँ आ गए आपके, 6 and 6 12 13 14 16। तो ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया है। लेकिन बेरिलियम के आसपास अराउंड बेरिलियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम के आसपास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट नहीं है, बट स्टिल द मॉलिक्यूल इज स्टेबल।
ऐसी एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे LiCl, Li के आउटर शेल में 1 है, Cl के आउटर शेल में 7 है, 8। जब आप इसको बनाओगे तो LiCl, Cl का आप ऑक्टेट तो पूरा कर दोगे, ये 6 आ गए, 7 8, बट लिथियम के पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल इट इज लिथियम क्लोराइड इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ऐसी एक और वन मोर एग्जांपल, BF3, यू नो बोरोन के आउटर शेल में 3 है, फ्लोरीन 7, 7 3 दैट 21, मीन टोटल 24 you have, this is boron। if you draw the fluorine atom in this way, आप देखोगे कि यहाँ पर ये 6 आ गए, ये सब की ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया अपन ने, ये 6 और 6 12, ये आपका 18 आ गया, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, सब 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए अपन ने, बट बोरोन के आसपास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मीन द ऑक्टेट इज स्टिल इनकम्प्लीट। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आप जल्दी से पूरी एग्जाम्पल डाल दें कि इन कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम में, इन सम मॉलिक्यूल्स वेयर द सेंट्रल एटम कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स द आर स्टेबल विदाउट हैविंग एन ऑक्टेट। ठीक है, लेस देन 4, यहाँ पर 4 के बाद वैलेंस भी करना चाहिए अपन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स contain less than 4 valence electrons. So this is the first limitation of octet rule, ये पहला limitation था। अब हमारा आ रहा है second limitation, वो भी बड़ा अच्छा limitation है। second limitation, second limitation of octet rule is odd electron molecule, है ना। तो पहला लिमिटेशन हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंड लिमिटेशन इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या मतलब है इसका पहले समझ लो। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, जैसे अपन हमेशा फर्स्ट स्टेप वी आर डूइंग दैट वी आर डिटर्मिनिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, अगर वो टोटल नंबर इवन नहीं ऑड आ रहा है, इसका मतलब है कि 100% किसी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आप यहां पर लिखेंगे इफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड, देन द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड, द ऑक्टेट रूल इज नॉट अप्लीकेबल कह सकते हैं, या फॉलोड, या कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NO मॉलिक्यूल, अपन सब जानते हैं NO को नाइट्रोजन ऑक्साइड कह दो या नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्चुअल नाम है NO का नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप गिनोगे, अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नाइट्रोजन का 5 और ऑक्सीजन का 6, तो 5 + 6 यू विल बी गेटिंग 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने 11 निकाला तो आपका फौरन दिमाग में आ गया कि इट इज एन ऑड मॉलिक्यूल बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इवन। लेट अस ड्रॉ इट। ये मैंने N बनाया, ये मैंने O बनाया, मैंने सपोज यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब मैंने 11 में से 9 बचे, 9 में से यहाँ जैसे मैंने अगर इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया, जैसे मैंने सोचा कि ऑक्टेट पूरा करूंगी मैं, तो इसका मैंने कर दिया, तो 2 4 6 8। अब बचे कितने मेरे पास? ओनली 3 आर लेफ्ट। यहाँ मैंने 2 लगा दिए और यहाँ मैंने 1, अगर ऐसा। तो अब देखो आप 2 4 6 8, 2 4 6 7, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, तो कुछ भी कर लोगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड। तो एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज NO मॉलिक्यूल। और इस तरह के जो भी और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक और लेके बताती हूँ मैं आपको, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑल्सो वी कैन टेक। एक NO की एग्जाम्पल हो गई, अनदर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग NO2। NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका भी ओड है। कैसे करेंगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप निकालेंगे, नाइट्रोजन के पास 5 है, एक ऑक्सीजन के पास 6 है, 6 2 12, तो टोटल 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। इन 17 को जब आप जमाओगे तो ये आपने N लिया, जैसे वही मैंने बताया कि एक जगह डबल बॉन्ड O लगा दें आप, एक जगह सिंगल बॉन्ड O लगा दें। अगर यहाँ पर आप ऑक्टेट पूरा करना चाहें तो ये आपने पूरा कर लिया,
यहाँ पर भी आप ऑक्टेट पूरा करना चाह रहे हैं, इसको भी कर लिया। अब काउंट करो 2 4 6 8 10 12 14 16, बट द टोटल नंबर आर 17, तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इसीलिए NO या NO2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से समझा रही हूँ, दे आर पैरामैग्नेटिक। कभी आपसे कोई पूछ सकता है वाई NO2, वाई NO, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाई दे आर पैरामैग्नेटिक, तो आप कहोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, बट द ऑक्टेट इज नॉट फॉलोड। क्या बढ़िया और क्या मतलब कितना साफ दिख रहा है, लिमिटेशन है भाई, है लिमिटेशन, कॉजल लेविस का लिमिटेशन है ये, उसको पकड़ रहे हैं दूसरे साइंटिस्ट, उससे कह रहे हैं कि तुम तो कह रहे होगे हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सब कैसे, तुम इसके समझाओ, तो ये लिमिटेशन है। चलिए जल्दी से कर लें पूरा कंप्लीट, बहुत तेज। अब हम थर्ड लिमिटेशन में आ रहे हैं। थर्ड लिमिटेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड लिमिटेशन में आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम जो है उसके आसपास, अभी तो शुरू में देखा कि 8 थे ही नहीं, फिर देखा कि ऑड है तो जब भी 8 नहीं, अब उल्टा हो रहा है, सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम नाम देंगे, थर्ड लिमिटेशन का हम नाम देंगे आपको द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, है ना। तो थर्ड लिमिटेशन द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है कि सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक लाइन लिखेंगे, मीन्स द central atom contain more than 8 electrons, expanded octet, है ना। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है हमारे पास, जैसे PCl5, एक कंपाउंड है PCl5, इसका स्ट्रक्चर मैं समझा रही हूँ कैसा है। ये P है, ट्राइंगल में 3 Cl आएंगे, अभी आगे इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे अपन। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें 3 Cl आ गए, एक Cl ऊपर लग गया ऐसे और एक Cl ऐसे लग गया। ये ट्राइंगल को अगर आप जोड़ोगे ऐसे, तो इसका शेप अभी आगे सब आएगा, पर ऐसे ही लिखवा दिया मैंने, ट्राइगोनल, इस 3 का, यहाँ से एक पिरामिड गिर रहा है, इजिप्ट के पिरामिड आप पढ़ते थे हिस्ट्री में, ये 2 पिरामिड, बाई यानी 2, पिरामिडल मतलब एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर 2 पिरामिड ऐसे गिर रहे हैं। तो ये शेप तो चलो ठीक है, आगे भी आएगा, थ्योरी आएगी हाइब्रिडाइजेशन में, VSEPR सब में आएगा, लेकिन मैं तो आपसे ये बोल रही हूँ, आप फॉस्फोरस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट PCl5 मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। अगेन लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बना लें, हेयर ऐसे लिख लें, अराउंड फॉस्फोरस एटम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अराउंड फॉस्फोरस एटम 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इसी वाले एक्सपेंडेड ऑक्टेट में, आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स हेयर। जैसे कि SF6 एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है सल्फर हेक्सा, जैसे फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है, पेंटा फॉर 5, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है। अब आपके पास आ जाएगा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड एक और एग्जाम्पल है एक्सपेंडेड ऑक्टेट की। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, वन मोर एग्जाम्पल, SF6, ये आपका S है, 4 फ्लोरीन स्क्वायर में आएंगे ऐसे, ये आ गए, एक फ्लोरीन नीचे आएगा ऐसे, एक फ्लोरीन ऊपर आएगा। फिर अगर आप देखेंगे ना तो ये स्क्वायर आया, ये स्क्वायर है आपका, और एक पिरामिड ऊपर से गिरा और एक पिरामिड आपका नीचे से गिरा, इसका नाम क्या हुआ, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसमें आप देखोगे सल्फर के आसपास कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, तो अराउंड सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। आ गई समझ। तो ये हुआ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे एक उन्होंने दिया हुआ था, एक अच्छा मतलब एग्जाम्पल थी कि जैसे अपन समझेंगे सल्फर के आसपास हमेशा 8 से ज़्यादा होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बताया है जहाँ पर सल्फर के आसपास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसे स्टार लगा के लिखेंगे, इन SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड सल्फर एटम, है ना। सल्फर एटम के पास हमेशा, जैसे ज़्यादा नहीं होंगे कि हमेशा, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, जैसे सल्फर है, यहाँ Cl लगाया, यहाँ Cl लगाया, आप काउंट करिए, सल्फर का आउटर मोस्ट में 6 है, Cl के 7 to the 14 है ना,
तो कितने आ रहे हैं 20 के लिए इस क्लोरीन का आप ऑक्टेट पूरा कर लिए, इस क्लोरीन का भी आप ऑक्टेट पूरा कर लिए। जब भी आपके पास ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, अब आपके पास 4 बचे हैं, तो यहाँ ये 2 और ये 2, तो कंप्लीट 20 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है और हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इट इज नॉट ऑलवेज कि हम समझें कि सल्फर के आसपास हमेशा 8 से ज़्यादा होते हैं, इट कैन हैव लाइक एग्जैक्ट नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी उसके आसपास हो सकते हैं, जैसे कि कहाँ पर है HCl2 में। ठीक है, एक और लिमिटेशन, बहुत स्पेशल लिमिटेशन है कि वो कह रहा है कि ऑक्टेट रूल जो है आपका वो काय पे बेस है, वो बेस ऑफ द लाइक इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। वो कह रहा है कि हर एटम इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा, शेयर करेगा ताकि इनर्ट गैस की तरह हो जाए। क्यों हो जाए इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि इनर्ट गैसेस अनरिएक्टिव है। लेकिन आप, वो कह रहा है कि गलत बात कह रहा हो तुम, कॉजल लुइस गलत बात कह रहा हो, क्योंकि इनर्ट गैसेस भी कंपाउंड बना रही हैं। अगले साल मैंने अभी 12th में पढ़ा है, जेनॉन के 6-7 कंपाउंड पढ़ा है, जेनॉन डाईफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो नोबल गैसेस तो कंपाउंड बना रही हैं। तो ये आप नेक्स्ट लिमिटेशन जो कि आपका नंबर 4 आएगा ना, 3 था ये, 4th आएगा। हाँ, आप लिखेंगे ऑक्टेट रूल, जल्दी जरा लिख लें। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, बट many compounds of inert gases are there, but many compounds of inert gases are there। ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आप कह रहे हो कि नहीं, ड्रॉबैक है ये, आप कह रहे हो कि नहीं है, लेकिन कैसे कैसे कह रहे हो आप ऐसा? लास्ट अपन जो लास्ट ड्रॉबैक ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि शेप्स के बारे में ऑक्टेट रूल ने कुछ नहीं बताया। शेप के बारे में तो वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब थ्योरीज आएंगी। तो लास्ट लिमिटेशन लिखेंगे, octet rule does not account for the shapes of molecules। octet rule does not account for the shapes of molecules। so ये सारे आपके limitations हो गए। इस तरह से अपन ने आज की क्लास में क्या क्या कवर करा है वो हमें देखना है। हमने आज की क्लास में कवर करा है पूरा octet rule का लिविस स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स करी कुछ, फिर हमने फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स करें, फिर हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इनर्टनेस एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का क्या पैरामीटर्स हैं कि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अभी कोई हेडिंग नहीं डालेंगे, अगली क्लास में नेक्स्ट हेडिंग डलेगी। तो अपन ने 2 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। कॉजल लेविस अप्रोच कंप्लीट हो गया है, ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्जेस, लेविस स्ट्रक्चर्स एंड ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। सो आई होप कि आपको चैप्टर स्टार्टिंग से ही अच्छा लग रहा होगा और यकीनन आप उसमें मेहनत करेंगे शुरू से, तो आपका चैप्टर एंड ऑफ द चैप्टर तक आप परफेक्ट हो जाएंगे। फ्रॉम DSE टीम, Dr. Amina, HOD Chemistry, all the best, share your knowledge, like the video, don't forget to subscribe the channel. Bye bye, all the best.